हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप अपने चैनल शशि विजी के क्लासेस में। कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उसमें क्या रहेगा और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम उनमें कौन कौन से टॉपिकों से ज्यादातर प्रश्न लिए गए हैं, जो आगामी एग्जाम उनमें कौन कौन से टॉपिकों से हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाता है, सिलेक्शन हिंदी ही दिलाती है। तो इसलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ ओनली 3 मंथ्स के लिए। हम आपका टाइम लेंगे ओनली 3 मंथ्स और आपका जो एग्जाम है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी से तो एक प्रश्न छूटने वाला नहीं है, सिर्फ आपको साथ देना है मेरा और तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग जानेंगे जो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, इनसे जो प्रश्न आने वाले हैं, तो एक बार इनको जान लीजिएगा। फिर हम लोग जानेंगे इसमें ये जो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनकी उत्पत्ति कहां से। तो आज हम लोग एक टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसमें शब्द। ठीक है, तो पहले इन टॉपिकों को जान लीजिएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब सिलेबस को ही नहीं जानेंगे तो टॉपिक हम किस प्रकार तैयार करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सिलेबस को जानेंगे। तो आ जाइएगा। ठीक है, देखिए सिलेबस बना के एक चार्ट लीजिए और सिलेबस बनाइएगा, सूची बनाइएगा टॉपिकों की और क्रम वाइज टिक लगाते, जो आप टॉपिक तैयार कर ले उस पर टिक लगा दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टॉपिक दिए गए इसमें। तो पहला है इसमें संज्ञा। संज्ञा से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम से भी प्रश्न लिए गए हैं। विशेषण, क्रिया, काल, वचन, वाच्य, अव्यय, वाक्य। और इसमें इंपॉर्टेंट रहता है शब्द युग्म, यानी कि शब्दों से भी बहुत सारे प्रश्न लिए जाते हैं। देखिए फिर उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रिक्त स्थान की पूर्ति, वर्तनी, त्रुटि आधारित प्रश्न और वाक्यांश के लिए एक शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यानी एक पैसेज दे दिया जाता है, फिर उसमें क्वेश्चन छाटने के लिए दिए जाते हैं, वही है ये। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि हिंदी का जो सिलेबस है क्या है, किस प्रकार का है, किस प्रकार से हमारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सूची बना के अपने स्टडी रूम में, अपने मेज के सामने, अपने टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इसमें शब्द। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक नोट्स नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी बेकार। बिना नोट्स के तैयारी नहीं हो पाएगी। वीडियो देखिए, हम लोग गाना भी सुनते हैं, वीडियो देखने से कोई लाभ थोड़ी ना है। लाभ हमें कब होगा, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर अपने हाथों से लिखेंगे, तब हमें क्या होगा, वो याद हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, और हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, फिर उसको हम कभी नहीं भूलते। जो हाथों से नोट करते हैं उसको नहीं भूलते। अगर हमने सिर्फ आंखों से देख लिया तो भूल जाते हैं। जब लिखते हैं तुम्हारी सारी इंद्रियां काम करती हैं, जब सिर्फ देखते हैं तुम्हारी सिर्फ आंखें ही काम करती हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी इंद्रियों पर काम लेंगे, सिर्फ आंखों पर काम नहीं लेंगे। अगर सिर्फ आंखों पर काम लेंगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी, अगर सिर्फ सारी इंद्रियों पर काम लेंगे तो सभी एक जैसी रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइएगा और क्लास के साथ साथ सभी पॉइंटों को नोट करते हुए चलेंगे। सारे पॉइंट रहेंगे, जो भी फैक्ट रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा, पहली क्लास रहेगी शब्द की।
ठीक है, चलिए तो पॉइंट बनाइएगा। शब्द, ये क्या, ये क्लास हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी हिंदी की, ठीक है, हिंदी की क्लास फर्स्ट रहेगी, ठीक है। फिर हम लोग लगातार टॉपिक वाइज क्लासों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग शब्द को तो जान लें, जो हमारी जड़ है उसको तो जान लें, फिर अन्य शब्दों को जानेंगे। संज्ञा भी शब्द से बनेगी, जब शब्द ही नहीं होंगे तो बनेगी किससे? तो पहले हम लोग किसको तैयार करेंगे? शब्द को। हालांकि हम लोगों को पढ़ना चाहिए वर्णमाला, लेकिन हमारे सिलेबस में, एसएससी जीडी के सिलेबस में वर्णमाला नहीं पूछी जा रही, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को पढ़नी हो तो इसमें वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आइए, शब्द, शब्द क्या है, शब्द की संरचना किस प्रकार हुई है, शब्द की परिभाषा किस प्रकार, हम लोग इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो देखिए ध्यान देना है, जो शब्द है इसका निर्माण, इसकी अगर परिभाषा पूछी जाए कि अगर हम इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने का तरीका रहेगा, इसकी जो डेफिनेशन रहेगी कि ऐसी स्वतंत्र ध्वनियां जिसका निर्माण एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों से होता हो उसे शब्द कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है कि वे स्वतंत्र ध्वनियां, यानी वे वर्ण जिनका निर्माण, ऐसी ध्वनियां जिनका निर्माण एक या एक से अधिक वर्णों से होता है उन्हें शब्द कहते हैं, ठीक है। या फिर कहा जाए कि ऐसी स्वतंत्र ध्वनियां जिनका खंड करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है उन्हें शब्द कहते हैं। क्या हो जाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उन्हें शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे। परिभाषा सभी लोग साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नोट करते हुए चलेंगे तो उसमें डाउट भी उत्पन्न होंगे, तभी आप लोग डाउट पूछ पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो परिभाषा क्या रहेगी कि ऐसी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियां, ऐसी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियां जिनका निर्माण, क्या है, जिनका निर्माण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों से होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होता है, वर्णों के मेल से होता है, वर्णों के मेल से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण यानी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको वर्ड ही बोलते हैं, ठीक है। अब पूछा जाए, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला की सार्थक ध्वनि क्या है या किसे कहते हैं, तो ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। हिंदी वर्णमाला की यानी हिंदी भाषा की, सॉरी, प्रश्न रहेगा आप लोगों से कि हिंदी भाषा की सार्थक ध्वनि क्या है, हिंदी भाषा की सार्थक ध्वनि क्या है। तो हिंदी भाषा की सार्थक ध्वनि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा की
हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होगी। फिर इसके बाद पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा की सार्थक इकाई यानी महत्तम सार्थक इकाई क्या होगी। महत्तम सार्थक इकाई, महत्तम सार्थक इकाई, यहां पर भी इकाई ही है, ठीक है। अगर फिर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। फिर पूछ दिया जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्या मौखिक भाषा की इकाई क्या है। मौखिक भाषा की इकाई क्या है। मौखिक भाषा की इकाई क्या है। इसके बाद फिर आपसे पूछ दिया जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। और फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये तो आप लोगों ने जाना। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, ये भी प्रश्न नोट कर लिया है। अब आप लोग इसके आंसर देंगे फटाफट। इन सभी के राइट आंसर क्या होंगे। अगर आपको राइट नहीं पता है रॉन्ग दीजिएगा, राइट तो हो ही जाएंगे। देखिए गलत यहाँ पर होंगे, एग्जाम में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इनको पढ़ चुके होंगे सही, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो हिंदी भाषा की सार्थक इकाई है शब्द। क्या है, शब्द है। दूसरा प्रश्न था आप लोगों से, दूसरा पॉइंट है हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई यानी छोटी इकाई क्या है। हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, ध्यान देना है इस प्रश्न पर भी, ठीक है। क्या है, हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, शब्द। हिंदी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हिंदी भाषा की महत्तम सार्थक इकाई यानी हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। महत्तम सार्थक इकाई क्या है यानी सबसे बड़ी अर्थ वाली इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगी, तो होगी ये वाक्य, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड या अक्षर। क्या होती है, वर्ड या अक्षर, ये हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मौखिक भाषा की इकाई क्या है, तो मौखिक भाषा की इकाई है ध्वनि। क्या है, ध्वनि। मौखिक भाषा की इकाई क्या है, ध्वनि। हम सिर्फ बोल के ही तो किसी व्यक्ति से बात करते हैं या बोलते हैं, आपको हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, बोल के ही पढ़ा रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से ही तो पढ़ा रहे हैं। जब लिख रहे हैं तब आपको दिखाई दे रहा, तो ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो क्या होगी, ध्वनि यानी आवाज होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों से, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। जब हम लिखते हैं तो सबसे छोटी ध्वनि क्या है, कहां से स्टार्ट होती है, तो वर्ड से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, वर्ड से स्टार्ट होती है, ठीक है, वर्ण या अक्षर होती है। क्लियर हुआ, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के प्रकार। देखिए ये जो पॉइंट थे ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और सभी साथी एक बार इनको
जान लेते हैं कि हल्के ऊपर के हैं। कौन पूछता है इनको? देखिए स्टार्टिंग ही पूछी जाती है। जो इसका बेसिक होता है, किसी भी टॉपिक का बेसिक होता है, उसे एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ते हैं प्रश्न ज्यादातर वहीं से लिए जाते हैं। एग्जामिनर जानता है कि इन्होंने अंदर अंदर पढ़ा है, बहुत डीपली पढ़ा है, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा है, तो प्रश्न कहां से लेते हैं? ऊपर ऊपर से लेते हैं। और एसएससी जीडी में तो खासकर यही होता है, क्योंकि उसमें 10th क्लास से फॉर्म पढ़ते हैं। तो देखिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या, उसके कंपटीशन का लेवल क्या हो सकता है, हाई स्कूल तक तो रहेगा, तो वो डीपली क्यों पूछेंगे? वो ऊपर ऊपर ही चलते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पहले इनका बेसिक जानना होगा, सभी टॉपिकों का बेसिक, फिर उसके बाद इनके अंदर का मसाला। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने जान लिया, इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे इसी बात पर। चलिए, देखिए आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन। ठीक है, जब तक आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तब तक आप लोग अच्छा कंटेंट पाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा शब्दों का वर्गीकरण, या अब आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जाए कि वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारे ये शब्द हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, किसके आधार पर? वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर। तो ध्यान रखना है, जो वर्गीकरण के आधार पर अगर आपसे शब्द पूछ दिए जाएं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना है, और सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे, आपके लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला प्रकार रहेगा सार्थक शब्द। कौन सा? सार्थक शब्द। और दूसरा शब्द है निरर्थक। दूसरा प्रकार क्या है? निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, निरर्थक का मतलब क्या होता है? तो सार्थक का मतलब होता है ऐसी ध्वनियां जिनके साथ अर्थ चलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनके साथ अर्थ नहीं होता है, ऐसी ध्वनियां जिनमें अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए जो ये सार्थक शब्द है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ध्यान रखना है जो हमारे सार्थक शब्द हैं इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सार्थक शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है सार्थक शब्दों को? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सार्थक शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इनके प्रकार कौन कौन से, इनको भी देखिएगा। अब हम लोग जानेंगे जो संज्ञा शब्द है, विशेषण है, क्रिया है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, इनका निर्माण कहां से होता है। तो इसी चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा, हमारे साथ साथ चार्ट बनाइएगा, तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए पहला प्रकार है इसमें स्रोत व उत्पत्ति के आधार पर शब्द। स्रोत व उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और दूसरा प्रकार है रचना। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द। रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द। तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्द। तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्द। और चौथा प्रकार है प्रयोग के आधार पर शब्द। चौथा कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो चौथा प्रकार हो जाएगा इसमें प्रयोग के आधार पर शब्द।
प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है, क्लियर हो गए? कौन कौन से प्रकार हो गए? देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो पहला प्रकार है सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना तथा बनावट के आधार पर, और तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। इसके बाद चौथा प्रकार बचता है वो है प्रयोग के आधार पर। क्लियर हो गए? तो सार्थक शब्द कितने भागों में विभाजित किए गए हैं? तो 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें सार्थक शब्द का पहला प्रकार है सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। कौन सा है? सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अगर आपसे पूछ दिया जाए जो सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्या पूछ दिया जाए? अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ध्यान रखना है सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनके प्रकार देखिएगा कौन कौन से हो जाएंगे। आप लोग छोटे से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला प्रकार होगा सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर। आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तत्सम व तद्भव। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशी शब्द या देशज शब्द, देशी शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, चौथा कौन सा है? विदेशी शब्द, और 5वां है संकर शब्द। 5वां कौन सा है? 5वां है संकर शब्द। ठीक है, क्लियर हो गए? तो सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर शब्द। देखिए देशी शब्द, विदेशी शब्द को ही हम लोग आगत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं, क्योंकि विदेशी शब्द ऐसे शब्द हैं जो दूसरे भाषाओं से हमारी भाषाओं में सम्मिलित हुए, इसलिए इनको आगत शब्द भी कहा जाता है। दूसरी भाषा से आए क्या है? आगत। दूसरी भाषा से आए आगत। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने जान लिया सिरोत्वा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा प्रकार है सार्थक शब्द का रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द। क्या है? रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द। तो ध्यान रखना है जो रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं इनकी? तो पहला है रूढ़ शब्द। आप लोग इनको भी पढ़े होंगे, लेकिन ये नहीं जाना होगा इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका निर्माण कहाँ से हुआ, इनका जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को क्लियर हो गए हैं और हो जाएंगे सारे पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरा प्रकार रचना तथा बनावट के आधार पर यौगिक शब्द। कौन सा है? यौगिक शब्द। और तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें जो यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए आप लोगों ने ये जान लिया रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे यौगिक शब्द हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो यौगिक शब्द हैं इनको कितने प्रकारों में बांटा गया है, यानी ऐसे कितने शब्द हैं जो किसी के योग से बनाए जाते हैं उसी को यौगिक शब्द कहा जाता है। तो देखिए जो यौगिक शब्द हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। इसके बाद यौगिक शब्द पूछ दिए जाए तो ये कितने प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से इनके प्रकार हो जाएंगे? तो पहला है, आप लोग खूब पढ़े और अच्छे से पढ़े हैं, संधि। क्या है?
संधि। तो अब आप लोगों ने जान लिया कि संधि की उत्पत्ति कहां से होती है। तो इसकी उत्पत्ति यौगिक शब्द से होती है और यौगिक शब्द की उत्पत्ति रचना तथा बनावट के आधार पर होती है। ठीक है। और दूसरा प्रकार है समास। समास, तो समास शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है। तो समास शब्द की उत्पत्ति भी यौगिक शब्द से होती है। ठीक है। इसके बाद बात आती है इसमें उपसर्ग। उपसर्ग, ये देखिए ये सारे पॉइंट, जो संधि भी मेल से बनाई जाती है, समास भी मेल से बनाए जाते हैं, और जो उपसर्ग है इनको भी मिलाकर बनाया जाता है, और जो प्रत्यय हैं इनको भी मिला के ही बनाया जाता है। ठीक है। उपसर्ग पहले जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय बाद में जोड़ दिया जाता है, संधि के बीच के दो वर्ड जोड़ दिए जाते हैं, समास के बीच के दो शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो आप लोगों ने जान लिया यौगिक शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यौगिक शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। क्लियर हो गए? डन किया जाए। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो अर्थ के आधार पर शब्द हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी जिनमें अर्थ निकलता हो। सॉरी। तो ध्यान रखना है, इसमें जो अर्थ के आधार पर शब्द हैं इनको भी 4 भागों में ही विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हमने आपको चार्ट बनवाया है। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कब? जब आप चार्ट बनाएंगे। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो इनमें प्रकार जो है, पहला है एकार्थी शब्द, जिनमें एक अर्थ निकलता हो, अनेक शब्द दिए गए हो, उनका अर्थ एक हो। ठीक है। इसको बोलते हैं एकार्थी शब्द। क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द। ठीक है। और दूसरा अनेक अर्थी शब्द। अनेक अर्थी शब्द यानी एक शब्द दिया हो उसके अनेक अर्थ निकलते हो। ठीक है। इसके बाद सॉरी आता है पर्यायवाची। क्या आता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए? तो अर्थ के आधार पर शब्द को 4 प्रकारों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये थे अर्थ के आधार पर शब्द। अब बात आती है जो प्रयोग के आधार पर शब्द हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखना है, जो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं पहले इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं इनको 2 भागों में पहले विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से इसके प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है इसमें विकारी शब्द। कौन से? विकारी शब्द। और दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द की परिभाषा क्या बनेगी कि वे शब्द, ऐसे शब्द जिनका विकार, यानी विकारी का मतलब क्या है? विकार, परिवर्तन, बदलाव, जिसमें बदलाव आता है, कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, काल, कारक, वचन के प्रयोग के बाद परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, विकार आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, काल, कारक, वचन के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन, विकार, बदलाव उत्पन्न हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? कि ऐसे शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, काल, कारक, वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आ का अर्थ होता है नहीं। ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें जो विकारी शब्द है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है।
इसीलिए हम लोगों ने पढ़े हैं वर्गीकरण के आधार पर शब्द। एक एक शब्द का वर्गीकरण जान लिया, कहां से हुआ है, किस प्रकार हुआ है। मानो तो हम लोगों ने सारी हिंदी ही जान ली, हिंदी का जो ग्रामर है यहीं से बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो विकारी शब्द हैं इनको भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये भी 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में बांटे गए हैं। तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। चौथा प्रकार कौन सा हो गया? क्रिया। क्लियर हुआ? तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया यानी विशेषण, क्रिया। आगे पीछे है कोई नहीं, प्रकार तो है ही किसका? विकारी शब्द का। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो प्रयोग के आधार पर दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। आप लोग वही नोट कीजिएगा, लेकिन उधर स्पेस नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर नोट किए दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट बना लेंगे। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द आप लोग अपने चार्ट में वही बनाइएगा, वही लिखिएगा, ठीक है। स्पेस ना होने पर हमें यहाँ बनाना पड़ रहा है, यहाँ लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो अविकारी शब्द है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए जो अविकारी शब्द हैं इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसके बाद पूछ दिया जाए कि विकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अविकारी शब्द है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है इसमें क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया में विशेषता बताता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद संबंध बोधक अव्यय, यानी संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रकार है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा प्रकार है इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय बोधक लिख लो, ठीक है। विस्मय बोधक, बात एक ही रहेगी, विस्मय बोधक अव्यय। तो अब आप लोगों ने जान लिया जो हमारे विकारी शब्द हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है ऐसी कि आपको ये चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने जान लिया होगा कि किस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि संज्ञा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो संज्ञा की उत्पत्ति विकारी शब्द से हुई है। अगर ऑप्शन में विकारी शब्द नहीं मिलता है तो प्रयोग के आधार पर। कब? जब इसमें विकारी शब्द ऑप्शन में नहीं है तो सीधे सीधे पूछ दिया जाए तो इसमें ऑप्शन में मिल जाए अगर प्रयोग के आधार पर, तो हम टिक करेंगे प्रयोग के आधार पर। कब करेंगे? जब हमको विकारी नहीं मिलेगा, ठीक है।
क्लियर हुआ इतना। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि पर्यायवाची शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए जो समास है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, समास शब्द की उत्पत्ति हुई है यौगिक शब्द से। अगर ऑप्शन में आपको यौगिक नहीं मिलता है तो लगाएंगे, तो ऑप्शन में होगा रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द। प्रश्न इस चार्ट से बहुत सारे बनते हैं और इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये चार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आपको ये चार्ट क्लियर कराया है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जाना कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का संज्ञा। हिंदी में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संज्ञा, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना। तो एक बार सभी साथी जो हैं क्लास को शेयर करेंगे ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनको भी मालूम हो जाए, पता चल जाए कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो साथी इस क्लास में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।